बिना बैच के डीपीपी कहां से मिलेगी बेटे? घर पे मिलेगी आपके, ऐसे नहीं होगा। ना लो बैच, ये ना पेपर से प्रूफ हो चुका है, बिना कोचिंग आप करके दिखाओ क्लियर पेपर, ये कह रहा है पेपर आपको यूपीएससी का ना। अभी जीएस जनरल स्टडीज के भी सर बता रहे थे, आप करके दिखाओ नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ के पेपर। मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, सर ये क्या कह रहे हो बिना कोचिंग? होता ही नहीं घर बैठ के पेपर क्लियर, करके देख लेना आप, ये तो बता दिया पेपर ने भाई। जय हिंद एवरीबॉडी। सो दिस इज़ नॉट एन आंसर की वीडियो, ठीक है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने या तो अभी एग्ज़ाम में अपीयर किया है या फिर वो सितंबर में अपीयर करने वाले हैं एग्ज़ाम में। दिस वीडियो विल टेल यू कि यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम विद सेल्फ स्टडी। आप अगर खुद से पढ़ोगे तो भी इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर 2 स्टेप्स, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज़ you should know the syllabus of the exam, and the second step is you should have NCERT books. तो ये 2 स्टेप होते हैं हमारे पास। नाउ आई विल अटेम्प्ट दिस पेपर नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट, कि अगर मेरे पास ये पेपर होता तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता विद मिनिमल प्रिपरेशन, कम से कम तैयारी में मैं मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकालता। आंसर की इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट, क्योंकि 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा वैसे भी। सो इन दिस वीडियो वी विल अटेम्प्ट ओनली साइंस सेक्शन, ठीक है। साइंस को एनालाइज करेंगे हम। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे आई विल यूज़ कलर कोडिंग, ठीक है, ग्रीन, येलो एंड रेड। सो जो ग्रीन है दैट इज़ फॉर इजी क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए थे, ठीक है। अगर मैं ये पेपर दे रहा होता तो मैं ग्रीन वाले क्वेश्चंस तो पक्का सही करता। येलो जो है मॉडरेट है, एंड रेड आर दोज क्वेश्चंस जिनको आई वुड हैव स्किप्ड, बिकॉज इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इन द एंड वी विल सी कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर ईजी एंड हाउ मेनी वर मॉडरेट एंड हाउ मेनी वर डिफ़िकल्ट। द डिफ़िकल्ट वंस आर सपोज टू बी लेफ्ट, वो नहीं करने हमें, ठीक है। हर क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं ये तो मैं करूँगा ये क्वेश्चन तो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। An infinite combination of resistors each having resistance R equals to 4 ohm is given below. What is the net resistance between the points A and B? अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो यू विल रियलाइज़ कि ये एक इन्फाइनाइट लेडर बन रही है यहाँ पर, ठीक है। लेडर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। सो इसमें व्हाट यू हैव टू डू, इस जंक्शन के बाद, ठीक है, पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे पूरा पैटर्न बनेगा टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। आर दिस, और इसके बाद जितना ही बचा इन्फिनिटी तक उसको मैं लिख लूँगा एक्स। अगर मैंने एक्स में एक ब्रांच और ऐड कर दी तो भी जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी एक्स, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं हम। ये एक्स और ये आर पैरेलल में है तो दैट इज़ आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये बाद में सीरीज़ में हो जाएगा प्लस आर, दैट इज़ इक्वल टू एक्स। यही तो होता है इन्फिनिट लेडर का कंसेप्ट। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आर एक्स गॉन, आर हमें गिवन है 4x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक, ठीक है। एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसके रूट कैसे निकालेंगे अब, 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4a1c कितना है माइनस 16, तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, 4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 64 80 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस 16 इंटू 5 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सो क्या रूट्स आए, 2 प्लस माइनस 2 रूट 5। अभी इसमें से एक रूट तो रिजेक्ट हो जाएगा, कौन सा, 2 माइनस 2 रूट 5, बिकॉज इट इज़ लेस देन 0। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला रूट रिजेक्ट हो गया। तो 2 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 71 का आपके पास आंसर है जी, डी ऑप्शन। चलो जी।
सो इस क्वेश्चन को मैं किस में क्लासीफाई करूँगा, इसको मैं क्लासीफाई करूँगा मॉडरेट में, ठीक है। मैं डिफ़िकल्ट में क्लासीफाई कर ही नहीं रहा इसको, ठीक है। इन द लास्ट आप देखना कि इजी क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है, आपको सर्किट बनाना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा। सो इसको भी मैं क्लासीफाई करूँगा मॉडरेट में, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चंस को मैं सेकंड राउंड में करता। अब जो पहला क्वेश्चन मैं करता, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53 में, इफ़ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग ऑन अ डायरेक्ट करंट इज़ 15 एम्पियर एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। 15 एम्पियर करंट है, 10 मिनट के लिए चलती है। द चार्ज दैट पासिस थ्रू द मशीन ड्यूरिंग दिस टाइम इज़, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। करंट क्या होता है, दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम, द टोटल चार्ज दैट हैज़ बीन पास थ्रू द डिवाइस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितने के लिए ऑपरेट करी है मशीन, ठीक है। हमें निकालना है चार्ज, तो चार्ज विल बी करंट इनटू टाइम। करंट कितना था 15 एम्पियर, टाइम मिनट्स में है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 15 6 जा 90 और उसके आगे 2 जीरो और 9000 कूलम, ठीक है। ऑप्शन डी सबसे आसान क्वेश्चन। इसको तो आप क्लासीफाई नहीं करोगे ना, इसको तो मैं इजी बोलूँगा। 73 का आपका आ रहा है 900 कूलम, ठीक है। सॉल्व कैसे किया कैसे नहीं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने लग गई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं ये प्रॉपर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 53, क्लास 10th एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 11.1, एन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। 10 मिनट 600 सेकंड, करंट दिया था 0.5 एम्पियर, यहाँ पे करंट को कितना कर दिया 15 एम्पियर कर दिया बस, 0.5 की जगह 300 कूलम, यहाँ 9000 कूलम है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेप ऑफ अ सॉलिड मेटल रॉड टू फॉर्म द टॉप एंड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर। अभी आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो दैट इज़ वाई आई सेड कि फर्स्ट थिंग इज सिलेबस, ठीक है। दैट इज़ ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम द यूपीएससी नोटिफिकेशन। अभी देखो सिलेबस देखते हैं हम, ठीक है। द स्कीम एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर मैं फिज़िक्स में जाता हूँ, सेक्शन ए फिज़िक्स, क्या गिवन है, लाइटनिंग कंडक्टर्स। आपको लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना था, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिलता तो आपको ग्राफिक जो वीडियोस होती हैं वो देखनी थी, आपको समझना था। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में बताया गया है यहाँ, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुलीज, साइफन्स, लीवर्स, बलून पम्प्स, हाइड्रोमीटर्स, प्रेशर कुकर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इस बार माइक्रोस्कोप पे भी क्वेश्चन है, मरीनस कंपस, लाइटनिंग कंडक्टर, सेफ्टी फ्यूजेस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यही डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बट एनीवेज इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलो इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, मॉडरेट में कर देते हैं, डिफ़िकल्ट तो वैसे भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज आर फंडामेंटल इन नेचर, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। कौन कौन सी है फंडामेंटल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन डी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical shell of outer radius r and inner radius r by 2, ठीक है, contains a solid sphere of radius r by 2, ठीक है, अंदर वाला सॉलिड है, आउटर रेडियस r है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज रो, अंदर वाली की जो डेंसिटी है दैट इज रो, एंड दैट ऑफ शेल इज रो बाय 2, शेल की डेंसिटी रो बाय 2 है। व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, वेरी इजी क्वेश्चन, 9th-10th के न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगा आपको फिजिक्स के। कैसे होगा, एवरेज डेंसिटी निकालनी थी,
एवरेज डेंसिटी कैसे निकलेगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। बाहर वाले की डेंसिटी कितनी है? रो बाय 2। अंदर वाले की डेंसिटी है रो, ठीक है। अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है, बाहर वाला स्फेरिकल शेल है। टोटल मास रो इंटू 4/3 पाई r बाय 2 का होल क्यूब प्लस रो बाय 2 वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई रो r क्यूब बाय 8 प्लस रो बाय 2 r क्यूब माइनस r क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय r क्यूब से r क्यूब चला जाएगा। अब रो बाय 8 प्लस रो बाय 2 1 माइनस 1/8 रो बाय 8 प्लस रो बाय 2 इंटू 7/8 1/8 रो प्लस 7 रो बाय 2 7 प्लस 2 9 रो बाय 16 9 रो बाय 16। 76 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर है 5 रो बाय 8, डी ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो मैं इजी में ही क्लासीफाई करूँगा। ये तो पता होना चाहिए आपको कि एवरेज मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या करा था? ह्यूमन आइज लाइक अ कैमरा दैट हैज़ लेंस विद, ठीक है। ह्यूमन आइज लाइक अ कैमरा, उसका जो लेंस है उसकी फिक्स्ड फोकल लेंथ है या फिक्स्ड अपर्चर है, वेरिएबल फोकल लेंथ है या फिक्स्ड अपर्चर साइज है, फिक्स्ड फोकल लेंथ है या वेरिएबल अपर्चर है, वेरिएबल फोकल लेंथ है या वेरिएबल अपर्चर है, ठीक है। तो अगर आपने ह्यूमन आई का चैप्टर पढ़ा हो तो आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़ द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, ये तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो यू विल रियलाइज द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिएबल, ठीक है। और अपर्चर भी वेरी करता है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज़ कि द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वेरिएबल फोकल लेंथ एंड वेरिएबल अपर्चर साइज। तो इस क्वेश्चन को तो मैं स्किप नहीं करता एग्जाम में ना, इसको तो मैं करेक्ट करता। 57, ठीक है। 58 इज़ नॉट फ्रॉम साइंस, 59 भी नहीं है साइंस से, नहीं है। 60, 61, 62, 63, 64, यस। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरोन विच एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स B10 एंड B11 इज़ 10.81, ठीक है। What will be the abundance of B10 and B11 respectively? Consider a sample of 100 atoms. तो अगर आपने 10th क्लास की NCERT अच्छे से पढ़ी हो, there is a topic called isotopes, ठीक है, in structure of atom, I think 4th chapter है। same atomic number but different mass numbers, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, और आगे उसने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताया हुआ है आपको कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आपने फिर क्वेश्चन सॉल्व किए हों तो दीज 2 क्वेश्चंस 10 एंड 11, ठीक है। 10 में ब्रोमीन का है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, और 11th क्वेश्चन में द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स 16.2 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स पूछा है। यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है। ये बोरोन आ गया, वहाँ पे ब्रोमीन का एग्जांपल गिवन है। सो B10 जो है, लेटस से उसके x एटम्स हैं और B11 के हैं 100 - x, अगर सिंपल 100 एटम्स का है तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है 10.81। सो 10.81 कैसे निकलेगा? x को उसके मास से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 11 को 100 - x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1081 इक्वल्स टू 10x प्लस
1100 माइनस 11x, x कितना आ गया 1100 माइनस 1081, 19। सो B10 जो है दैट इज़ 19% और रिमेनिंग इज 81%। सिंपल, ठीक है। 38 60 तो वैसे ही चला गया, ठीक है। B10 के 19 एटम्स हैं, B10 के 19 एटम्स हैं, तभी तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो B11 की तरफ शिफ्टेड है, वो 10.81 है, ठीक है। So this is a very easy question. 64. Which among the following are essential constituents of Portland cement? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता है क्वेश्चन। बट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको सिलेबस में गिवन है मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैचेस एंड गन पाउडर, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर वेरी हाई इन दिस एग्जाम ना, तो आप सिलेबस के एक एक टॉपिक को पिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करता, तो फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो मैं इसको लीव कर देता हूँ, ठीक है। छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। लिटमस अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं कर दूंगा, कैसे, क्योंकि मैंने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी से। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइचन्स। सो 66 का आंसर क्या हो गया, बी। सो 66 इज अ very easy question. What is the oxidation state of vanadium in V2O5? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ ना अभी, ये मेरे को नहीं आता अभी। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर मी। 68. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, प्रॉपर्टी। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा मैं। मुझे पता है कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, बी का 2 हो गया, बी का हो गया 2, तो ये तो चला गया, ठीक है। तो ग्रेफाइट है, वो है सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ये मेरे को पता है, तो ए का हो गया 4, तो ठीक है, डी भी चला गया, ऑप्शन ए, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 68 ना, 68 क्वेश्चन नंबर। Diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and slippery. मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस पेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से, ठीक है। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पेज, ठीक है। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Which of the following statements regarding animal cell membrane is correct? अभी देखो बायो के क्वेश्चंस में क्या है ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये क्वेश्चन किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, जैसे मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। बट फॉर अ बायो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या पता ईजी हो, ठीक है। तो मैं तो इसको छोड़ देता हूँ अभी 77 को। 78. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मिरर, स्टेज, क्लिप, रेटिना। मुझे पता है कि रेटिना इज़ अ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन आई, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में काम आता है वो, बट दैट विल नॉट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्यों प्रेजेंट होगा वो, ठीक है, ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गन। सो मुझे पता है कि ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स,
देखो इन क्वेश्चंस में ना बायो की समझ रिक्वायर्ड नहीं है। इन क्वेश्चंस में आपको बेसिक दिमाग होना चाहिए आपके पास कि प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गन में कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में प्लेस करना है इनको। तो प्रोटीन तो है ही सबसे कम, ठीक है, प्रोटीन तो सबसे कम गिवन ही है। ऑर्गेनिज्म, टिश्यू एंड ऑर्गन, तो मुझे पता है कि ऑर्गेनिज्म इज़ दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये तो आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा। अब ऑर्गेनिज्म बचा लास्ट में, शुरू में प्रोटीन बचा। ऑर्गन और टिश्यू, मुझे पता है कि ऑर्गन टिश्यू से ही बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, इजी। कंसिडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स: मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। हाउ मेनी ऑफ द वर्ब बिलोंगिंग टू एनिमल सेल टाइप? नहीं पता भाई मुझे, बायो स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। हर किसी के पास अलग एडवांटेज है, बायो वाले को बायो के एडवांटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री के एडवांटेज है। बट माई एम फॉर दिस वीडियो इज़ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको तैयारी कौन सी बुक से करनी है, ठीक है। मैंने पिछली बार बोला था कि एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी है, तो वो आपको दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, 80 को ना, अभी नहीं आता मुझे, बाद में देखूंगा मैं। 81, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पेनक्रियास? सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स टू ब्रेकअप लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ बाइल, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। गॉल ब्लैडर का काम होता है आई थिंक ये। न्यूट्रलाइजिंग स्टोमक एसिड्स, सिक्रेशन ऑफ लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, द पेनक्रियास secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats, ठीक है, क्लास 10th NCERT। ऑप्शन सी, easy, I would classify this question as easy. Consider the following statements: DNA replication takes place when chromatin is opened up. नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। ऐसे ही चलना है पेपर में, जिस पेस से मैं चल रहा हूँ ना, ऐसे ही चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है? A uniform meter scale of mass 0.24 kg is made of steel, ठीक है। It is kept on two wedges W1 and W2 in a horizontal position. W1 is at distance of 0.2 meter from one of its ends, while W2 is at distance of 0.4 meter from the other end. If the force on the scale is N1 due to W1 and N2 due to W2, then N1 N2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो वेज बना लेते हैं, एक मीटर स्केल है, मतलब 1 मीटर की लेंथ है उसकी, ठीक है, बना लिया। एक है W1, एक है W2, दो वेज हैं, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया। W1 है यहाँ से 0.2 मीटर पर और W2 है यहाँ से 0.4 मीटर पर, ये सेंटर हो गया अपना। तो ये सेंटर से है 0.1 मीटर पर और ये सेंटर से है 0.3 मीटर पर, ठीक है। सेंटर हाफ होगा ना 0.5। अभी जो W1 से फोर्स लग रहा है वेज के ऊपर, दैट इज़ N1, W2 से जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ N2, ठीक है। इसका जो मास है दैट इज़ 0.24 kg, ठीक है। तो N1 प्लस N2 इसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को, तो मास इंटू ग्रेविटी 0.24 इंटू 10, सो N1 प्लस N2 जो होगा दैट इज़ 2.4, ठीक है। उसके बाद टॉर्क भी बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। N1 इंटू 0.3 इक्वल्स टू N2 इंटू 0.1, 3N1 इक्वल्स टू N2, N2 की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, N2 इक्वल्स टू 3N1, तो 4N1 इक्वल्स टू 2.4, N1 इक्वल्स टू 0.6, तो N2 कितना आ गया? 2.4 माइनस 0.6, 1.8, N1 0.6, N2 1.8, N1 0.6, N2 1.8, ऑप्शन सी। वहीं 123 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे 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 123 का ओके बी ऑप्शन करवा दिया था, ठीक है। सो इसको मैं, चलो इजी में क्लासीफाई नहीं करूँगा मैं इसको, ठीक है, मॉडरेट में क्लासीफाई कर लूँगा, ये मॉडरेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज़ क्लोजर टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑन अनदर प्लेनेट हुज रेडियस इज़ हाफ ऑफ द अर्थ्स रेडियस,
अगर अर्थ की रेडियस r है तो उस प्लैनेट की रेडियस r/2 है। एंड हुज मास डेंसिटी इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की मास डेंसिटी रो है तो उस प्लैनेट की मास डेंसिटी 4 रो है। द एस्केप स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड विल बी क्लोज टू उस प्लैनेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, अगर आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप स्पीड इज़ √2gm/r। सो इसका यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना अर्थ है और ये मेरा दूसरा प्लेनेट है। अर्थ की रेडियस है r, दूसरे प्लेनेट की रेडियस है r/2। अर्थ की जो मास डेंसिटी है दैट इज़ रो, दूसरे प्लेनेट की मास डेंसिटी है 4 रो। अभी हमें ये पता है कि जो 11.2 है वो किसके बराबर है, √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और हमें इस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, √2g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट, दैट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2, दैट इज़ √4g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये होगी इस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है कि जो मास ऑफ प्लेनेट है उसको मास ऑफ अर्थ की टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, तो अर्थ की डेंसिटी है रो, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³। और ये होगा 4 रो। और जो इस प्लेनेट की डेंसिटी है 4 रो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³, ऊपर 8 आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी रो आ जाएगा कैलकुलेट, 4 को इधर भेज देंगे, नीचे गया 4। तो ये देखो रो इक्वल आ गए। अभी इनको इक्वेट कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू 8 मास ऑफ प्लैनेट 4/3 पाई r³, नीचे 4/3 पाई r³ गया 4/2। जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। सो जो मास ऑफ प्लैनेट है वो आधा है मास ऑफ अर्थ के, यहाँ पुट कर देंगे। एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी इस प्लैनेट पर, 4g। मास ऑफ प्लैनेट कितना है, मास ऑफ अर्थ बाय 2 re, 2 कितनी आ गया, √2gme/re। इतनी तो आ रही है, √2gme/re, दैट इज़ 11.2। ठीक है, ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन। 124 का आंसर है आपका बी ऑप्शन 15.8। सही में इजी है, प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू साउंड वेव्स इन फ्लूइड्स। रिपीटेड क्वेश्चन, NDA 2 2023 का। सबसे पहले तो पढ़ना है डज नॉट। ठीक है, डज नॉट पढ़ लिया हमने। अप्लाई टू साउंड वेव्स इन फ्लूइड्स, हमें पता है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 85, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर नॉट ट्रांसवर्स। डज नॉट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, हाँ ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। क्वेश्चन नंबर 86, अ बॉल ऑफ 0.1 kg मास इज ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड फ्लोर। ठीक है, गिरा दिया। 0.1 kg मास की बॉल थी, उसको गिरा दिया हार्ड फ्लोर से, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर एंड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर। इफ इट वॉज इन टच विद द फ्लोर फॉर 0.1 सेकेंड, द नेट फोर्स इट अप्लाइड ऑन द फ्लोर वाइल बाउंसिंग इज। ठीक है, तो ये बॉल थी मेरे पास, इसको मैंने गिरा दिया 0.45 मीटर से, इसको मैंने गिरा दिया 0.45 मीटर से। तो जब ये नीचे गिरी, जब इसने बाउंस किया तो जिस हाइट तक गई ये बॉल दैट इज़ 0.2 मीटर, और ये फ्लोर के टच में रही फॉर टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं कि जब इसने फ्लोर को हिट किया तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, 2 10
हाइट कितनी थी 0.45 यानी 45/100, 10 से 10 गया, ठीक है 3 मीटर पर सेकंड से इसने हिट किया फ्लोर को, ठीक है। इसका मास था 0.1 kg, इसका मास था 0.1 kg, इसने 3 मीटर पर सेकंड से फ्लोर को हिट किया, और फिर जब ये ऊपर गई तो ये 0.2 मीटर तक गई, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी कि ये 0.2 मीटर तक ही जा पाए? हाफ mv², जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, m से m v आ गई, फिर से √2gh। ये वाली वेलोसिटी वो है जो ये बाउंस बैक किया तो जो इसकी वेलोसिटी थी v, 2 × 10 × 0.2 √4 यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 मीटर पर सेकंड से आई और 2 मीटर पर सेकंड से गई। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो जो नेट फोर्स इसने लगाया इनटू टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम इज नॉट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में चेंज है वो 1 मीटर पर सेकेंड का नहीं है, वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। 3 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई और 2 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में गई, टोटल 5 यूनिट्स का चेंज हुआ। सो मास 0.1 × 5, दिस इज mv, m del v, दिस इज f del t। 0.1 से 0.1, फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन। ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इस क्वेश्चन को कर लोगे आप, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी। ये मैं अपने हिसाब से इजी नहीं कह रहा हूँ, ये जेन्युइनली इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 85 है। ये आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव ट्रांसफर्स नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। एस्केप स्पीड पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये मीटर स्केल वाला था, चलो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, आपको वेज समझ ना आए, चलो इसको मैंने मॉडरेट में रख दिया इसलिए, ठीक है। बाकी बायो का मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस किसी के लिए इजी भी हो सकते हैं। अभी नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रेटिना, ये तो पता होना चाहिए कि रेटिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहाँ से आएगा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज करेक्ट? सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमें सबसे लास्ट में करना है, हमें सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस ढूंढने हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेज इज़ करेक्ट? ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर ये एक वेज है, अगर ये एक वेज है मेरे पास और इस पर मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ ऐसे, तो इस ब्लॉक को नीचे आने से जो फोर्स प्रिवेंट कर रहा है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो सबसे ज़्यादा है। वह ऑप्शंस में भी दिख रहा है, 3 ऑप्शंस में लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन ए को तो ऐसे एलिमिनेट कर दूंगा मैं। ये मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता आज के दिन भी तो मैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता, ठीक है। उसके बाद हमें कंपेयर करना है रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन इक्वल नहीं होते। यहाँ इक्वल क्यों कर दिए इसने, ऑप्शन डी भी हटा दो। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब जब बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज़, रोलिंग फ्रिक्शन में the two surfaces are not in contact with each other at every point of time, that is where rolling friction कम होता है। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्लास 8th की NCERT में। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction, reduce करता है rolling friction को, that is why we use trolley bags. It is always easier to roll than to slide बॉडी ओवर अनदर, ठीक है। अगर ये बेसिक बुक्स पढ़ोगे आप तो आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, बट आप पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो।
Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by using use of ball bearings. ठीक है, और अगर आप समरी भी पढ़ लेते, rolling friction is smaller than the sliding friction. ऑप्शन बी सबसे आसान क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89. A metallic bob X of mass M is released from position A. It collides elastically with another identical bob Y placed at rest at position B on horizontal friction table. The angle AOB is 30 degree. ठीक है, these are theoretical questions. I would avoid them in the first instance. अभी नहीं करेंगे इसको, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे. यही मैंने टेलीग्राम पर बताया था आपको कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. जैसे ही आपको लगा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90. कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. स्टेटमेंट 1, इंफ्रारेड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स. स्टेटमेंट 2, वाटर मॉलिक्यूल्स रेडिली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स. अभी NDA 1 में जो 11th-12th की बुक्स हैं उनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू NDA 2. आप कभी भी देख लेना. क्यों रहता है? क्योंकि रिसेंटली आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, दैट इज़ वाई. अभी क्वेश्चन नंबर 90 देखो आप. EM वेव्स अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी infrared waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, समझ ही गए होगे आप. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98. वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ. ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको. वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2. वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT में मिल जाएगा आपको. आई नो कि ये क्वेश्चन NCERT में है. ठीक है, 58th क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, क्या आंसर है इसका? 58 का आंसर है ए. A is the correct option, that is CO2 and H2. क्वेश्चन नंबर 99. ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द pH रेंज ऑफ. ठीक है, आई नो इट्स 7.0 to 7.8. क्वेश्चन नंबर 99. Importance of pH in everyday life. Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. इसमें तो डिनाई नहीं करोगे आप कि ये NCERT से नहीं है. 98, 99, 100. Which one among the following statements with reference to the properties of water is not correct? सबसे पहले नॉट करेक्ट दिखते ही हमें नॉट गलत स्टेटमेंट देखनी है हमें. ठीक है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है प्योर वाटर इज़ द नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. ये सही स्टेटमेंट है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हायर देन आइस. ये भी सही है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज़ वेरी लो. ये गलत है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ एबनॉर्मली हाई. यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ एबनॉर्मली हाई. ठीक है, जल्दी ठंडा नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं होता. देखा होगा आपने लैंड ओशन में. ठीक है, जब सी ब्रीज लैंड ब्रीज का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने. ठीक है, लैंड गेट्स कूल्ड वेरी फास्ट एंड इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप वेरी फास्ट, बट दैट इज़ नॉट द केस विद वाटर. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. 60 का आंसर है डी. प्योर वाटर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. 101. Which one of the following compounds has a sweet and fruity smell? ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. एस्ट्रिफिकेशन अगर आपने पढ़ा हो, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन. एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल. ठीक है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज. दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स. The correct answer for this question is ethyl acetate. का ए. 61 का ए है. Easy question. Question number 102. What is the coordination number of Na plus and Cl minus ions in NaCl lattice? This is from solid state.
ठीक है, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जहाँ पर आप 10th के बाद एग्ज़ाम दे रहे हो. यू आर गिविंग एग्ज़ाम वाइल यू आर इन 12th क्लास या फिर यू हैव पास 12th क्लास. तो इतना तो एज्यूम करा जाएगा कि 12th से भी क्वेश्चंस आएंगे, 11th से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट मेजॉरिटी 9-10 से ही रहेंगे. जनरल साइंस, ठीक है. सो व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, यू विल रियलाइज़ कि हेक्सागोनल पैकिंग होती है, ठीक है, इन NaCl. सो एवरी आयन इज सराउंडेड बाय 6 अदर आयन्स. एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है. 6. चलो इसको मैं मॉडरेट में कर देता हूँ, ठीक है. नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नीटल लीफ हेयर्स दैट कॉजेज बर्निंग पेन. क्वेश्चन नंबर 103, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. सबसे आसान क्वेश्चन. पिछले वाला तो यू हैव डन योर 12th क्लास ना, फिर भी आई हैव सेड कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, बट इसको तो मैं इजी कहूँगा. ये 9-10th का क्वेश्चन है, ठीक है. इसको मॉडरेट मत मानना आप बिल्कुल भी. अबाउट 45 days बिफोर एग्ज़ाम मैंने बताया था कि NCERT बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बट यू आर रीडिंग योर कोचिंग नोट्स, पढ़ते रहो आप, कोचिंग नोट्स पढ़ते रहो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्वेश्चन नंबर 104 फ्रॉम द सेम पेज. दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. वेरी इजी. सोप विद वाटर फोम्स स्किप कर देते हैं, पता नहीं अभी. क्वेश्चन नंबर 106, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स. सोडियम, बोरोन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन. सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. पोटेशियम नहीं होता बोरेक्स में. सोडियम, बोरोन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन भी नहीं होता. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 106 NCERT. बोरेक्स Na2B4O7. Na2B4O7. मैग्नीशियम भी नहीं होता, ठीक है. डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 107, विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, अभी नहीं पता मेरे को, बाद में देखेंगे इसको. थ्री 4 साइंस क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, 19, 20. अभी देखो 20 क्वेश्चन. अगर बायो पढ़ी भी नहीं है, बेसिक्स ही समझ है, ठीक है, बेसिक समझ तो होनी चाहिए कम से कम. लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट ओनली. अगर एब्जॉर्ब ही कर लेगा तो हमें विजिबल कैसे होएगी ग्रीन. एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट गलत, एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट गलत. ऑप्शन ए. अगर ग्रीन एब्जॉर्ब ही होगी तो हमें ग्रीन क्यों विजिबल होती है प्लांट की लीव्स. इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज. अब जिसने पढ़ा है ये वो कर सकता है इस क्वेश्चन को, बट आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बायो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, जितना वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ते हैं. बैक्टीरियल DNA इज रेफर टू एज नेकेड बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद. ठीक है, अभी स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे. 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन. तो ये तो आपको पता होना चाहिए, लिम्फोसाइट्स. बड़ी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, इजी क्वेश्चन. 123. 124, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता. इफ़ द ब्लॉक P एज शोन इन द फिगर बिलो वर टू बी एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F. अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स जो लगती है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0.
ठीक है, f प्लस 2 प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 15 प्लस 10 25, f शुड बी इक्वल टू 25 माइनस 17 8 न्यूटन। इस क्वेश्चन में क्या डिफ़िकल्टी आ गई? 124। क्वेश्चन नंबर 125, ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जनरल नॉलेज क्वेश्चन। टरबाइन तो होती है रिएक्टर में, टरबाइन रोटेट होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हीट एक्सचेंजर भी होता है, रिएक्शन चैम्बर भी होता है। मैकेनिज्म टू रिड्यूस CO2 एमिशन इज़ नॉट प्रेजेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक आपने करा भी होगा, ठीक है। अगर आपने अपना दिमाग ओपन रखा होगा वहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपने कर भी दिया होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट इन द अबव इलेक्ट्रिक सर्किट इज़, ठीक है। यहाँ पर देखो शॉर्ट सर्किट, करंट यहाँ से आएगा सीधा यहीं चला जाएगा, यहाँ जाए ही नहीं का करंट, क्यों जाएगा? द करंट फॉलोज द पाथ विच हैज़ लीस्ट रजिस्टेंस। एक सीधी वायर है यहाँ जिसका कोई रजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हटा दो आप, रिमूव कर दो इनको। 5 + 5 सीरीज़ में हो गए 10 ओम, नेट रजिस्टेंस 10 ओम। करंट क्या होगा? V/R 10/10 1 एम्पियर। सबसे आसान क्वेश्चन। 146 का करेक्ट है आपका बी ऑप्शन, 10/15 एम्पियर। मेरे लिए आसान नहीं, सबके लिए आसान, ठीक है। मैं मेरे अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना होता तो मैंने NaCl वाले क्वेश्चन को भी इजी क्लासीफाई किया होता। मीटर स्केल वाले को भी इजी क्लासीफाई किया होता। इस क्वेश्चन को भी इजी क्लासीफाई किया होता मैंने, इस क्वेश्चन को भी इजी क्लासीफाई किया होता, इस क्वेश्चन को भी इजी क्लासीफाई किया होता, ठीक है। बट मैंने नहीं किया, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इजी क्लासीफाई किया है जो सही में इजी हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 53, ये इजी नहीं है। Okay, question number 127. A microscope may be a combination of, ठीक है, this is given in NCERT, 2 convex lenses, simple microscope and compound microscope. Option A. Question number 128. For a human eye, if you use the distance of an object from the eye, ठीक है, U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, F इज़ द फोकल लेंथ, ठीक है, and V is the distance of image from the eye, and V is the distance of image from the eye, which is the correct schematic graph. आपको ये पता होना चाहिए कि जो distance of image from eye है V, that is always fixed in case of eye. Only U and F they vary. एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करेगी, ठीक है। मैं पास का पढ़ना चाह रहा हूँ या दूर का पढ़ना चाह रहा हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस वेरी करती है, U वेरीज, उसी हिसाब से F वेरी करता है। दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो जिस ग्राफ में V वेरी कर रहा है वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। V इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, ग्राफ विल बी बिटवीन F एंड U, और जो रिलेशन होगा वो होगा लेंस फॉर्मूला। ऑप्शन सी। 148 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो क्लासेस में बताया जाता है आपको कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई इज ऑलवेज फिक्स्ड। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129. Which of the following statements with regard to the phenomena of the primary rainbow formation by water droplets is are correct?
ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, 11th-12th, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। इवन बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मिल जाएंगे आपको 11th-12th की बुक्स में। इन बुक्स से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट हम चाहते हैं कि मिनिमम एफर्ट्स में हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट्स भी हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, बायो स्टूडेंट्स भी हैं। सो दैट इज़ वाई द वेटेज ऑफ द पेपर इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स 9th, 10th एंड की बुक्स, ठीक है। अगर आप ये पढ़ोगे सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट रेनबो, इसमें पूरा समझाया हुआ है फिजिक्स की बुक में। दिस क्वेश्चन आई वुड क्लासीफाई एज moderate level. Question number 130. Which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy? मैंने क्या बताया था आपको कि NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़ो आप, 9th, 10th साइंस स्पेशली। Bohr's model of atom. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. ऑप्शन सी, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये बुक्स पढ़ी ही नहीं होंगी तो फिर आप बोलोगे कि डिफ़िकल्ट था, बट ये है इजी, ठीक है। दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन। LIGO एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड वन ऑफ द प्रिडिक्शंस ऑफ, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज टू बी स्किप्ड बिकॉज ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको नहीं पता होगा स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, स्पेशल थ्योरी क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। दिस क्वेश्चन was a question which has to be skipped. आगे बढ़ो। A block of mass 2 kg moving with an initial speed of 3 meter per second comes to an rest on a rough horizontal surface after traveling a distance of 3 meter. ठीक है, ये जो ब्लॉक था ना, ये 2 kg का था। इनिशियल स्पीड थी इसकी 3 मीटर पर सेकेंड। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा था आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पर आके रेस्ट पर आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u स्क्वायर 9 माइनस 2a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, 3/2 इंटू 2, 3 न्यूटन। 9th 10th की एग्जाम्पलर बुक्स भी करोगे तो भी क्वेश्चन कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वाज साइंस, ये था साइंस। अभी इसका एनालिसिस देखते हैं हम, कितने क्वेश्चंस इजी थे, डूएबल थे। ठीक है, आई एम वेरी श्योर जिसने और अच्छे से तैयारी करी होगी, जिसने 11th 12th में भी अच्छे से पढ़ाई करी है, वो बायो के क्वेश्चंस भी करेगा और भी क्वेश्चंस करे होंगे उसने। ठीक है, 51 52 स्किप कर देते हैं, चलो नहीं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
32 क्वेश्चंस वर वेरी इजी आउट ऑफ, मुझे नहीं पता कितने, 50 होंगे आई थिंक। 32 क्वेश्चंस वर वेरी इजी क्वेश्चंस, जो कि अगर आपने 9th-10th की बुक्स भी अच्छे से पढ़ी होती तो आप कर सकते थे। नो कोचिंग, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बुक से, मैंने आपको दिखाया भी। कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं? 53 एग्जैक्ट, ठीक है, 55 एग्जैक्ट, 56, 57 एग्जैक्ट, 64 एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन है, 66 एग्जैक्ट, 68 रिपीटेड है फिर एग्जैक्ट भी है, 78, 79, 81 एग्जैक्ट, 84 कर सकते हो आप, 85 एग्जैक्ट, 86 भी कर सकते हो, 88 8th क्लास NCERT में अगर आपने पढ़ाई करी है तो भी आप कर लोगे एग्जैक्ट, 90 कर लोगे अगर 12th के बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ाई करी थी, 98 एग्जैक्ट, 99 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, 100 एग्जैक्ट, 101 एग्जैक्ट, 102 भी कर सकते हो इसने केमिस्ट्री अच्छे से करी है। 32 तो मैंने बहुत, इसको 32 में काउंट करना चाहिए था मुझे। 103, 104 सेम पेज से है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस सेम पेज, कितने मार्क्स हो गए? 4 + 4 8 मार्क्स। कट ऑफ अगर 8 मार्क्स से रह गई आपकी, यू ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एग्जैक्ट, $120 एग्जैक्ट है, ठीक है, 123 भी मिल जाएगा आपको, 124 तो बिल्कुल आसान, 125 एग्जैक्ट, 126 शॉर्ट सर्किट एक्सप्लेन्ड है, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट, 127, 128, 130 क्लास 9th के बच्चे करते हैं क्वेश्चंस, 133 क्लास 9th के बच्चे करते हैं क्वेश्चंस, 132 ये भी क्लास 9th के बच्चे करते हैं, ठीक है। I would say 32 प्लस, अगर ये 51 वाला भी जोड़ लूँ, 52 वाला भी जोड़ लूँ तो मैं, बट अभी मैं कहता हूँ 30 प्लस ले, 30 प्लस क्वेश्चंस तो डूएबल थे, यानी 120 प्लस मार्क्स साइंस में स्कोर कर सकते थे आप। एंड दीज बुक्स 9th-10th की बुक्स, दे विल ओनली टेक यू 20 days टू कंप्लीट। एक बुक 10 दिन में ईजीली फिनिश कर सकते हो आप। सो 120 प्लस मार्क्स आई थिंक वॉज वेरी ईजी, डूएबल, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने स्किप कर दिया। यही है जो सीक्रेट रेसिपी है ना एग्ज़ाम क्लियर करने की, टोटल इग्नोर करना है उन क्वेश्चंस को। मुझे तो याद भी नहीं है वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया। अब आई डो नॉट इवन रिमेंबर दोज क्वेश्चंस कि क्या छोड़ दिए मैंने, बट मुझे ये याद है मैंने कौन कौन से कर दिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टू स्टे इन कंसिस्टेंट टच विद मी यू कैन जॉइन दी टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू, जय हिंद। तो पेपर में कुछ भी करते हैं वो, कभी इजी कभी मुश्किल, कुछ भी करते हैं।